दोस्तों यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एग्जाम की जो प्रिपरेशन है ये काफ़ी लंबी है और काफ़ी डिमांडिंग है। और इस प्रिपरेशन में अगर आप ऑन द ट्रैक बने रहना चाहते हैं तो आप लोगों को 2 गाइडिंग लाइट्स का हमेशा इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये गाइडिंग लाइट्स कौन सी हैं? पहली गाइडिंग लाइट है कि भाई आप लोगों को सिलेबस की बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए ताकि आपको पता हो कि आपको एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है। और दूसरी बात कि आपको पीवाईक्यूज की बहुत अच्छी एनालिसिस होनी चाहिए ताकि आपको ये भी पता हो कि भाई कौन सा टॉपिक कितना पढ़ना है। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिकोडेड सिलेबस बताने वाला हूँ फॉर एपीएफसी एग्जामिनेशन, ताकि आप लोगों के पास क्लैरिटी हो कि भाई मुझे कौन से कंपोनेंट में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। दोस्तों अगर आप ऑलरेडी एपीएफसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके पास ऑलरेडी डिकोडेड सिलेबस है तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। बट अगर आप पहली बार प्रिपरेशन में कूदे और आप इस एग्जाम का डिकोडेड सिलेबस जानना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमने आपके लिए इंडिपेंडेंस वीक के उपलक्ष्य में एक इंडिपेंडेंस सेल लगा दी है। इस सेल में आप हमारे यूपीएससी ईपीएफओ कोर्सेज में 55% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। आप लोगों के डिस्काउंट हमारे तीनों कोर्सेज, मास्टर कोर्स, स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स और टेस्ट सीरीज तीनों पे मिलेगा। और ये डिस्काउंट अवेल करने के लिए आपने कूपन कोड यूज करना है फ्रीडम, FREEDOM, सारे लेटर्स कैपिटल में है। और एक कूपन कोड जो है ये आपका आज से लेकर 15 तारीख तक वैलिड है। पहले हमने सेल 10 से 12 लगाई थी, बट कुछ लोगों की रिक्वेस्ट थी कि सर इस सेल को थोड़ा और एक्सटेंड कर दो, तो हमने इसको एक्सटेंड कर दिया आप लोगों की रिक्वेस्ट पे। अब आप इस पर्टिकुलर डिस्काउंट को यूज करके 15 अगस्त तक हमारे ऑल यूपीएससी ईपीएफओ कोर्सेज में 55% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आगे बढ़कर शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं? तो हम बात करने वाले हैं कि भाई यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एग्जाम के लिए आपको डिकोडेड सिलेबस की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्यों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्या आपके पास डिकोडेड सिलेबस ऑलरेडी नहीं है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, हम ये डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि भाई इस पर्टिकुलर एग्जाम में हर कंपोनेंट का टॉपिक वाइज सिलेबस क्या आपको प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर आप लोगों को एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि भाई हाँ मुझे ऑडिटिंग में ये प्रिपेयर करना है, इंश्योरेंस में ये प्रिपेयर करना है, अकाउंट्स में ये प्रिपेयर करना है, ताकि आप जो अपनी प्रिपरेशन करें तो आप स्टडी प्लान बना के उन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे टिक मार्क लगा सके कि हाँ ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। फिर दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि भाई इस पर्टिकुलर एग्जाम में जो सिलेबस यूपीएससी ईपीएफओ नोटिफिकेशन में मेंशन कर रखा है कि उसके अलावा भी हमें कुछ और प्रिपेयर करना पड़ सकता है। क्या कोई हिडन सिलेबस भी है, कुछ हिडन टॉपिक्स भी हैं, हम वो भी डिस्कस करेंगे। और फिर दोस्तों लास्ट में हम ये कवर करेंगे भाई क्या की टेकअवेज हम इस डिकोडेड सिलेबस से निकाल सकते हैं। तो हम बहुत अच्छे से एक्सटेंसिव डिस्कशन करेंगे। बट दोस्तों मैं आपको एक और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि जो यहाँ पर मैं आप लोगों को डिकोडेड सिलेबस बताने वाला हूँ वो इंडिकेटिव सिलेबस है, एग्जॉस्टिव नहीं है। क्योंकि यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एग्जाम में यूपीएससी आपसे कई बार कुछ भी पूछ सकती है। तो आप लोगों को ये लगभग 90% सिलेबस में बता दूंगा यहाँ पर, बट 10% ऐसा स्कोप है कि आपको क्वेश्चन इनके अलावा भी किसी टॉपिक से देखने को मिल सकता है। ठीक है, हम उस पर्टिकुलर पॉसिबिलिटी को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। अब दोस्तों शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है कि हमें क्यों जरूरत पड़ रही है यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एग्जाम के डिकोडेड सिलेबस की। तो जब आप सिलेबस देखना चाहते हो तो आप कहाँ पर जाते हो? सिलेबस देखने आप लोग जाते हो ईपीएफओ, एपीएफसी की नोटिफिकेशन पे। तो नोटिफिकेशन में आप लोगों को निराशा इसलिए हाथ लगेगी क्योंकि यहाँ पर आपको डिकोडेड सिलेबस नहीं दिया गया है। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन में सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट्स के नाम बताए गए हैं कि भाई आपको जनरल इंग्लिश प्रिपेयर करना है, आपको इंडियन कल्चर, हेरिटेज, फ्रीडम मूवमेंट एंड करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने हैं, आपको पॉपुलेशन डेवलपमेंट, ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि पुराना सिलेबस है तो ये आपका डेवलपमेंटल इशू हो चुका है, आपको ये प्रिपेयर करना है, आपको गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिपेयर करना है। याद रखिएगा कि यहाँ पर अब आपका डेवलपमेंटल इशू वाला पार्ट है। फिर प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी आपने प्रिपेयर करना है, आपको अकाउंट्स, ऑडिटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, इंश्योरेंस प्रिपेयर करना है, आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज प्रिपेयर करनी है, जनरल साइंस प्रिपेयर करनी है, मैथ, स्टैट एंड जनरल मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग प्रिपेयर करनी है, और आपको सोशल सिक्योरिटी प्रिपेयर करनी है। तो यहाँ पर आप लोगों को यही जो टॉपिक्स के सिलेबस के कंपोनेंट्स के नेम है वही दिखाई देंगे इस पूरे नोटिफिकेशन में। इन पर्टिकुलर कंपोनेंट्स में आपने फर्दर क्या पढ़ना है ये आप लोगों को इस नोटिफिकेशन में नहीं देखने को मिलेगा। तो आपको ये नहीं पता लगेगा कि भाई जनरल इंग्लिश में क्या पूछेंगे, ग्रामर पूछेंगे, वोकैबुलरी पूछेंगे, रीडिंग कंप्रेhension से ही क्वेश्चन आएंगे, ये आपको आइडेंटिफाई यहाँ से नहीं हो पाता है। तो इसलिए जरूरत है हमें डिकोडेड सिलेबस की, ताकि हमें एग्जैक्टली पता हो कि हर कंपोनेंट के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि हर कंपोनेंट का टॉपिक वाइज डिकोडेड सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट। अब जो आप इस कंपोनेंट का नाम सुनते हैं तो यहाँ पर आपको 2 सब कंपोनेंट दिखाई दे रहे हैं। एक है इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज जो कि बेसिकली इंडियन कल्चर है, और दूसरा है फ्रीडम मूवमेंट। अब फ्रीडम मूवमेंट का मतलब क्या है? मॉडर्न हिस्ट्री। अगर हम बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड जाएं तो यहाँ पर इंडियन कल्चर का जो डिकोडेड सिलेबस है वो है इंडियन आर्किटेक्चर, इंडियन पेंटिंग्स। यहाँ पर आर्किटेक्चर में आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन से लेकर टिल मॉडर्न आर्किटेक्चर, ल्यूटियंस तक आपको सारी चीजें कवर करनी है। आपको गुप्ता एम्पायर, आपको मुगल एम्पायर, आपको
जो है साउथ के जितने भी हमारे डिफरेंट एम्पायर्स हैं, विजयनगरा वगैरह या फिर होयसाला, चोला, इन सब के आपको आर्किटेक्चर प्रिपेयर करना है। इवन आपको टेम्पल आर्किटेक्चर, स्तूपा आर्किटेक्चर, केव आर्किटेक्चर, हर आर्किटेक्चर इंडिया का जो है फ्रॉम हड़प्पन सिविलाइजेशन टिल प्रेजेंट वो आपको कवर करना है। फिर दोस्तों पेंटिंग्स, जहाँ पर आपको जो लोकल पेंटिंग्स है वो भी कवर करनी है, कलमकारी वगैरह, आपको मुगल पेंटिंग्स कवर करने हैं, उनके फीचर्स वगैरह कवर करने हैं। और हर साल एक क्वेश्चन पेंटिंग से आ ही रहा है, तो आपको ये टॉपिक अच्छे से कवर करना है। इंडियन डांसेस, जहाँ पर हम क्लासिकल डांसेस 8 पढ़ते हैं, भरतनाट्यम हो गया, ठीक है, कुचिपुड़ी हो गया, देन आपके और भी बहुत सारे डांसेस जो आपको कवर करने हैं। म्यूजिक के बारे में पढ़ते हैं, कार्नेटिक म्यूजिक, हिंदुस्तानी म्यूजिक, हैंडीक्राफ्ट के बारे में आपको पढ़ना है, आपको रिलीजन के बारे में पढ़ना है, जहाँ पर यूपीएससी हमेशा एक क्वेश्चन पूछता है। और रिलीजन में भी आप लोगों को बुद्धिज्म और जैनिज्म बहुत अच्छे से पढ़ना है। देन दोस्तों फिलोसफी, जो हमारे 6 स्कूल ऑफ फिलोसफी हैं वो आपको कवर करने हैं। फिर फेयर्स एंड फेस्टिवल, लोकल फेस्टिवल बहुत सारे इंडिया में मनाए जाते हैं डिफरेंट सीजन्स के हिसाब से, वो आपको कवर करने हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, जहाँ पर आपको इंटेंजिबल हेरिटेज साइट्स भी कवर करनी है, टेंजिबल हेरिटेज साइट्स भी कवर करनी है। कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं। फिर आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में आपको पढ़ना है, तो ये आपका कल्चर का सिलेबस है। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो फ्रीडम मूवमेंट मतलब मॉडर्न हिस्ट्री, तो यहां पर आपको डिक्लाइन ऑफ मुगल्स या फिर एडवेंट ऑफ यूरोपियन से लेकर टिल जो हमारी इंडिपेंडेंस है वहां तक सारी चीजें कवर करनी है। तो आपको बेसिकली अगर मैं ब्रॉड बताऊं तो 1707 यानी कि औरंगजेब की डेथ से लेकर 1947, तो ये आपको लगभग 340 साल प्रिपेयर करने हैं फॉर मॉडर्न हिस्ट्री। बट दोस्तों यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि भले ही इन्होंने फ्रीडम मूवमेंट मेंशन कर रखा है, बट देयर आर चांसेस कि ये आपसे क्वेश्चन एंशिएंट और मिडिवल के पूछ सकते हैं। कैसे पूछ सकते हैं? क्योंकि इन पर्टिकुलर कल्चर रिलेटेड एस्पेक्ट से रिलेटेड जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं वो भी कई बार लिंक हो जाते हैं। तो आपको एंशिएंट हिस्ट्री की थोड़ी बहुत एवरेज नॉलेज होनी चाहिए, बहुत डीप में आपको उसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका ब्रॉड सिलेबस है, डिकोडेड सिलेबस है फॉर इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट। और यहाँ पर मैंने आपको फ्रीडम मूवमेंट वाला जो सिलेबस है उसको भी ब्रॉड तोड़ के दे दिया है कि डिक्लाइन ऑफ मुगल, एडवेंट ऑफ यूरोपियन, राइज ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, जहां पर आप डिफरेंट बैटल्स वगैरह कवर करते हैं। फिर रिवोल्ट ऑफ 1857, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी, मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट एंड स्वदेशी मूवमेंट, मेजर इवेंट्स फ्रॉम 1908 टू 1947, जहां पर आप गांधी मूवमेंट्स वगैरह सब कुछ कवर करते हैं। फिर फेमस पर्सनैलिटीज जो पे आप बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, इनको कवर करते हैं। फिर कुछ मिसलेनियस टॉपिक जैसे आप हमारी बहुत सारी जो पीजेंट मूवमेंट है या फिर हमारी जो ट्राइबल मूवमेंट्स हैं उनको आप कवर करते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट कंपोनेंट है गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब देखो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि भाई क्या यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एग्जाम में गवर्नेंस भी हमें पढ़ना पड़ेगा, हमें अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, ये सब पढ़ना पड़ेगा, सिटीजन चार्टर वगैरह। नहीं, आपको गवर्नेंस यहाँ पर नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही पढ़ना है। और यहाँ पर सिलेबस क्या है, यहाँ पर आप स्टार्ट करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, फिर आप आएंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, फिर आप आएंगे फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, फिर आप प्रेम्बल पढ़ेंगे, फिर आप अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। तो बेसिकली आपका कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क वाला पार्ट है जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आप भारत के स्टेट्स में, भारत जो है इंडियन यूनियन, इसमें जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनकी फॉर्मेशन कब हुई और कैसे हुई ये आप कवर करेंगे। फिर आप इंडिया की सिटीजनशिप के बारे में पढ़ेंगे जहां पर आप आर्टिकल 5 to 11 कवर करते हैं। फिर दोस्तों आता है पॉलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीस एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। और इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपको एग्जाम में पक्का एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 51A कवर करते हो। फिर आता है सेंटर स्टेट रिलेशन, जो कि नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आपको इंडिया के स्टेट्स और इंडिया की यूनियन के बीच में कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है, एग्जीक्यूटिव रिलेशन है, लेजिस्लेटिव रिलेशन है, आपको कवर करना पड़ता है। फिर आपको जोनल काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल हो गई, इमरजेंसी प्रोविजन हो गए, वो आप यहाँ पर कवर करते हैं। फिर दोस्तों एग्जीक्यूटिव इन इंडिया में आप 2 तरह के एग्जीक्यूटिव कवर करते हैं, जहां पे सबसे पहले हैं आपके यूनियन एग्जीक्यूटिव और दूसरे हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव। अब यूनियन एग्जीक्यूटिव में आप क्या क्या पढ़ते हैं? यूनियन एग्जीक्यूटिव में आप पढ़ते हैं प्रेसिडेंट के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, प्राइम मिनिस्टर के बारे में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। और जब मैं बात करता हूँ स्टेट एग्जीक्यूटिव की, तो वहां पर एक एग्जीक्यूटिव कम हो जाता है। वहां पर आप गवर्नर पढ़ते हैं, चीफ मिनिस्टर पढ़ते हैं, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ते हैं, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपका एग्जीक्यूटिव इन इंडिया वाला पार्ट है। लेजिस्लेचर में आपके 2 टॉपिक आ जाते हैं, जहां पर आप इंडियन पार्लियामेंट पढ़ते हैं और दूसरा आप पढ़ते हैं स्टेट लेजिस्लेचर्स, ठीक है, जहां पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी आती है और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी आती है। फिर दोस्तों आप जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट पढ़ते हैं। इसके अलावा अगर आप डीप में जाना चाहें तो आप लोकपाल, ठीक है, सॉरी लोकपाल नहीं, जो लोकल हमारी एक्ट है नालसा वगैरह, नेशनल अथॉरिटी फॉर लीगल सर्विस, नेशनल जो हमारी लीगल सर्विस अथॉरिटी है, जिसके अकॉर्डिंग हमारा सालसा वगैरह भी कवर होता है, वो आप यहाँ पर कवर करेंगे। फिर आप बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कवर करेंगे, जहाँ पर आप बेसिकली पढ़ते हैं
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, CAG, ठीक है, ये सब आपके यहाँ पे टॉपिक आएंगे। फिर आपकी कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं जहाँ पर आप बेसिकली कवर करते हैं, NHRC हो गया, इलेक्शन इंफॉर्मेशन कमीशन हो गया, लोकपाल हो गया, लोकायुक्त हो गया, नीति आयोग हो गया, वो यहाँ पर आप कवर करेंगे। फिर लोकल गवर्नमेंट में आप 2 टॉपिक कवर करते हैं, म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायत, और फिर आप कुछ मिसलेनियस टॉपिक की हमारी यूनियन टेरिटरीज की किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन होती है, ठीक है, जम्मू कश्मीर का क्या स्टेटस है इस टाइम पर, तो आप यहाँ पर कवर कर लेंगे। तो ये आपका बेसिकली पॉलिटी का डिकोडेड सिलेबस है। आगे बढ़ के अगर हम बात करें इंडियन इकोनॉमी और डेवलपमेंटल इश्यूज और इंश्योरेंस की, तो यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी में आपका टिपिकल सिलेबस क्या है कि आपको स्टार्ट करना पड़ेगा डिमांड एंड सप्लाई से। आपको समझना पड़ेगा कि डिमांड क्या होता है, सप्लाई क्या होता है। फिर आपको कैसे हम भारत में मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ करते हैं, या फिर ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पे GDP क्या होता है, GNP क्या होता है, NNP क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, मार्केट प्राइस क्या होता है, तो ये आप यहाँ पर बेसिक कवर करते हैं। फिर इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ पर इन्फ्लेशन भी इंक्लूड होगा। फिर फिस्कल पॉलिसी, फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट, और जो हमारे LPG रिफॉर्म 1991 के बाद आए थे वो आप कवर करेंगे। इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस आप कवर करते हैं, यहाँ पर आप 5 ईयर प्लान वगैरह भी पढ़ते हैं। फिर पॉवर्टी एलिवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के रिगार्डिंग इंडियन गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम क्या स्टेप्स लिए वो आप यहाँ पर कवर करेंगे। फिर इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस में आप वर्ल्ड बैंक, IMF और आप कवर करते हैं, और WTO। फिर दोस्तों इंडिया की इंडस्ट्रियल एंड लेबर पॉलिसीज क्या हैं, कब कब इनमें चेंज है, और लास्ट में टॉपिक कवर करते हैं फाइनेंस कमीशन जो कि पॉलिटी से ओवरलैप करता है। अगर मैं बात करूं इंश्योरेंस की, तो इंश्योरेंस में बेसिकली आप लोगों को प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस पढ़ना पड़ता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार यहीं से क्वेश्चन आते हैं। इंडिया में इंश्योरेंस की हिस्ट्री क्या रही है, कौन कौन से इंश्योरेंस के टाइप इंडिया में है, और कौन कौन सी टर्म्स हैं जो इंश्योरेंस से रिलेट करते हैं। तो पहले टॉपिक था पॉपुलेशन डेवलपमेंट ग्लोबलाइजेशन, अभी टॉपिक चेंज होकर क्या हो गया है, डेवलपमेंटल इश्यूज। 2025 के सिलेबस में इस टॉपिक को चेंज कर दिए, क्या बना दिया गया है, डेवलपमेंटल इश्यूज। तो अब आपको ज्योग्राफी नहीं पढ़नी है, याद रखिएगा कि अब आपको ज्योग्राफी नहीं पढ़नी है, आपको पॉपुलेशन और एसोसिएटेड इश्यूज भी नहीं पढ़ने हैं, आपको ह्यूमन डेवलपमेंट वाला टॉपिक कवर करना है, अलॉन्ग विद डेवलपमेंट क्या होती है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो मैं आपको ये सिलेबस इसलिए दिखा रहा हूँ कि अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता है कि ये टॉपिक चेंज हो गया है, तो आपको अब इस पर्टिकुलर टॉपिक को डिफरेंट तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो मैं एक बार दोबारा से रिपीट करता हूं कि इकोनॉमी और इंश्योरेंस में कोई चेंज नहीं है, लेकिन अगर मैं PDG की बात करूं तो इस सब्जेक्ट का नाम चेंज होकर डेवलपमेंटल इश्यूज हो गया है, और यहाँ पर आपको सिर्फ ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होती है और उसके टाइप्स पढ़ने हैं, जो कि बेसिकली आपका इकोनॉमी में ही कवर हो जाएगा। अगर आपने इसको ढंग से यहाँ पर पढ़ रखा है, इकोनॉमी प्लस करंट अफेयर इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को आपका कवर कर लेती है। आगे बढ़ते हैं, अब दोस्तों बात करते हैं क्वांट, रीजनिंग और स्टैट की। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया, इस पर्टिकुलर स्लाइड से आपको पेपर में लगभग 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो क्वांट में जो सिलेबस है जो कि बेसिकली आपका और एग्जाम से, बहुत सारे एग्जाम से ओवरलैप होता है, तो यहाँ पर आप नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, LCM HCF, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एलिगेशन मिक्सचर, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, टाइम डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, पाइप एंड सिस्टम, मेंसुरेशन 2D 3D, प्रोबेबिलिटी, नंबर सिस्टम, कुछ ज्योमेट्री भी आती है, कई बार आपको लॉ के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो एक काफी एग्जॉस्टिव सिलेबस है जो आप लोगों को प्रिपेयर करना है। अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग ऑर्डर, कंटिन्यूअस लेटर सीरीज, डाइस, क्यूब, क्यूबॉइड, काउंटिंग फिगर, क्लॉक, कैलेंडर, एनालॉगी, कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फाबेटिक सीरीज, तो यहाँ पर भी काफी बड़ा सिलेबस है। और स्टेट में आपको बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स कि भाई आपका मीन क्या होता है, मूड क्या होता है, मीडियन क्या होता है, फिर सैंपलिंग मेथड्स, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर ऑफ डिस्पर्जन। बट ये टॉपिक एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितने कि बाकी 2 टॉपिक हैं। यहाँ से आपको हार्डली एग्जाम में एक ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और कई बार तो एक क्वेश्चन भी नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं, अब दोस्तों बात करते हैं इंग्लिश की। देखो इंग्लिश में आप लोगों को ग्रामर भी प्रिपेयर करनी है और आप लोगों को वोकेबुलरी भी प्रिपेयर करनी है। बट अगर मैं थोड़ा ब्रॉड बताऊं तो आप लोगों को अगर ये टॉपिक आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो एग्जाम की रिक्वायरमेंट आप मीट कर सकते हैं, जहां पर रीडिंग कंप्रेhension, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड कॉम्प्लेक्स प्रोपोजिशन एंड प्रेपोजिशन पे आपका स्पेशल फोकस होना चाहिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और दोस्तों अगर मैं कंप्यूटर अवेयरनेस की बात करूं तो अगेन यहाँ पर आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर कंपोनेंट से एग्जाम में अराउंड 5 से 10 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से 20 क्वेश्चन आएंगे, तो लगभग 25 क्वेश्चन की स्लाइड है। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर की, कंप्यूटर होते क्या है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है, डाटा प्रोसेसिंग साइकिल क्या होती है, मेमोरी की ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना पड़ेगा, कंप्यूटर नेटवर्क एंड डाटा कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, डाटा रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है,
और दोस्तों आपसे कंप्यूटर में हर बार टफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको इसका लेवल पढ़ना पढ़ के इंक्रीज ही करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं अकाउंटेंसी की बात करूं तो अकाउंटेंसी में आपके 20 टॉपिक हैं, जहां पर आपने शुरुआत करनी है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग से, देन थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम का एक फेवरेट एरिया है और यहाँ पर यही कुछ टॉपिक्स आपका बेस बनाते हैं बाकी टॉपिक्स के लिए। रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस, ट्रायल बैलेंस, बिल ऑफ एक्सचेंज, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फिर आपके अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन फॉर शेयर कैपिटल, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अकाउंटिंग फॉर बोनस शेयर्स एंड राइट इश्यूज, ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। बायबैक ऑफ शेयर, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में से आपको प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में स्पेशल फोकस करना है। फिर दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कम है जो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं ऑडिटिंग की, तो ऑडिटिंग में नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिटिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट, ऑडिट की स्ट्रेटेजी क्या होती है, ऑडिट की प्लानिंग कैसे करते हैं, ऑडिट का प्रोग्राम कैसे बनता है, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल ऑडिट में कैसे करते हैं, ऑडिट एविडेंस, ऑडिट ऑफ आइटम, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, कंप्लीशन रिव्यू एंड ऑडिट रिपोर्ट। ये 9 टॉपिक आप लोगों को ऑडिटिंग में प्रिपेयर करने पड़ते हैं और ऑडिटिंग से एग्जाम में 3 क्वेश्चन आते हैं और यहाँ पर अकाउंट्स से आपके एग्जाम में अराउंड 10 क्वेश्चन आते हैं। अब दोस्तों अगर मैं बात करूँ आईआर एंड लेबर लॉ की, तो आईआर में आपको जो है बेसिक ओवरव्यू ऑफ आईआर कवर करना है कि आईआर होता क्या है, इंडिया में लेबर फोर्स किस तरह की है, ट्रेड यूनियन कौन कौन सी इंडिया में कैसे बनती हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग कैसे होती है इंडस्ट्री में डिसिप्लिन कैसे मेंटेन होता है बाय मेंटेनिंग अ हार्मोनियस रिलेशन बिटवीन गवर्नमेंट, लेबर क्लास एंड एम्प्लॉय। फिर आप सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कैसे करते हैं, इंडस्ट्री में कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, लेबर का वेलफेयर, उनको वेजेस कैसे देते हैं, वर्कर की पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में कैसे इंश्योर करते हैं, फिर इंडिया ने कौन कौन सी आईएलओ की कन्वेंशन साइन कर रखी है, ये सब आप पढ़ते हैं आईआर में। और लेबर लॉ में आपको पहले तो लेबर कोड पढ़ने हैं, 4 लेबर कोड हमारे हैं, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन कोड। तो इस बार लेबर लॉ कम इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके जो सिलेबस में अब आप लोगों को लेबर कोड पे ही इंफेसिस देखने को मिलेगा, क्योंकि 21 नवंबर 2025 से लेबर कोड इंप्लीमेंट हो गए। बट अभी लेबर लॉ जो है रिपील नहीं हुआ, तो आपके लेबर लॉ इस टाइम भी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को इन 6 लेबर लॉज को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको बेसिकली क्वेश्चन तो लेबर कोड से देखने को मिलेगा, बट देयर आर लिमिटेड चांसेस कि आपको लेबर लॉ में कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर वो मिलेंगे तो आपको इन्हीं 6 एक्ट से देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। अगर हम पुराने सारे पीवाईक्यूज देख लें, ठीक है, तो आपको पहले लेबर कोड कवर करना है, अगर आपकी टाइम और एनर्जी बचती है फिर आपको इन पे जाना है। आगे बढ़े। अब दोस्तों अगर मैं सोशल सिक्योरिटी की बात करूं, तो सोशल सिक्योरिटी में आपका कुछ पोर्शन करंट अफेयर से ओवरलैप होता है। आप करंट अफेयर में बहुत सारी स्कीम्स पढ़ते हैं, अटल पेंशन योजना, नेशनल पेंशन स्कीम, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, तो वो यहाँ पर आपकी कवर हो जाएंगी। प्लस आपको 6 एक्ट और कवर करने हैं, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ईपीएफ एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ऑफ 1961 एंड पेमेंट ऑफ ग्रेजुएट। इस एक्ट को आप अवॉइड कर सकते हो कि इस बार इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये 5 एक्ट आपको अच्छे से फॉलो करने हैं। फिर दोस्तों जनरल साइंस में आपको बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पे फोकस रखना है। हेल्थ, न्यूट्रिशन, स्पेस टेक्नोलॉजी, इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन बहुत रेयर ही आते हैं, अगर आएंगे तो 1-2 आएंगे, वो भी करंट अफेयर बेस्ड होंगे। तो यहाँ पर आपको बेसिक फिजिक्स में मोशन, फोर्स, प्रेशर, ग्रेविटेशन, वर्क एनर्जी, पावर, वेव थ्योरी, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म। केमिस्ट्री में मैटर, एटम्स, मॉलिक्यूल, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, एलिमेंट मिक्सचर, कंपाउंड एंड सॉल्यूशन, केमिकल रिएक्शन, एसिड बेसिस, ये टॉपिक प्रिपेयर करने हैं। और बायोलॉजी में आपको बेसिकली ह्यूमन फिजियोग्राफी और जो बायोलॉजी के बेसिक्स हैं, सेल्स एंड टिश्यूज, किंगडम्स एंड आपके जो है जो फिजियोग्राफिक सिस्टम है ह्यूमंस के, सर्कुलेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, हेरिडिटी, एवोल्यूशन, इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से कवर करना है। फिर दोस्तों अगर मैं आगे बढ़ूं करंट अफेयर में, आपके वैसे तो बहुत सारे डायमेंशन है, बट कौन से डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, गवर्नमेंट स्कीम्स, रिपोर्ट एंड इंडिसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपके जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड समिट होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और अवार्ड्स एंड ऑनर, ये 5 डायमेंशन पे आपका स्पेशल फोकस होना चाहिए। एंड एग्जाम के लिए अगर आप एग्जाम से 6 महीने पहले तक करंट अफेयर प्रिपेयर कर लेते हो तो आप 80% एग्जाम की रिक्वायरमेंट मीट कर सकते हो। तो यहाँ पर करंट अफेयर काफी बच्चों को परेशान करते हैं, तो मैं यही कहूंगा कि बहुत सारे करंट अफेयर पढ़ने की बजाय इन 5 डायमेंशन करंट अफेयर को अच्छे से कवर कर लीजिए, प्लस 6 महीने करंट अफेयर कवर कर लीजिए, दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर द एग्जाम। अब दोस्तों बात करते हैं कि कुछ हिडन टॉपिक्स हैं इस एग्जाम में। हाँ है दोस्तों, आपसे यूपीएससी कुछ ऐसे क्वेश्चंस पे, टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछ सकता है जो कि जनरली आप लोगों को एग्जाम के सिलेबस का पार्ट देखने को नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आप लोगों को एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, और खासकर वो जो न्यूज़ में है। तो अगर कोई आर्टिफैक्ट्स यूएसए ने हमें जो है वापस किए हैं, तो उस पर्टिकुलर आर्टिफैक्ट से रिलेटेड कौन सा एम्पायर था उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। फिर दोस्तों आप लोगों से फिजिकल ज्योग्राफी के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट यहाँ पर अगेन वही क्वेश्चन आएगा जो न्यूज़ में है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी रिवर में बाढ़ आ गई है और काफ़ी वो रिवर न्यूज़ में रही है बाढ़ की वजह से, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं उस रिवर के रिगार्डिंग कि भाई कहाँ से आती है, कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरी है। तो आप ये नहीं कह सकते कि आपके सिलेबस में ये नहीं था, क्योंकि ये करंट अफेयर में था इसलिए आपका आ सकता है। फिर दोस्तों ऐसे ही एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन, अगर वो
करंट अफेयर में है, कोई COP है, ठीक है, कोई कन्वेंशन हमने साइन करी है, तो वो आपके एग्जाम का पार्ट बन सकती है। एंड दोस्तों इसके अलावा आप लोगों को ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी कि आपको इनमें बाउंड्री क्या रखनी की, जो करंट अफेयर में वो आपको अच्छे से कवर करना है। मैं अगेन बार बार इस्तेमाल क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़े कंपोनेंट है, आप जितना चाहे उतना पढ़ सकते हैं, तो यहाँ पर इतना डीप में नहीं जाने की जरूरत है, आपको करंट अफेयर से इन चीज़ों को कवर कर लेना है। एंड दोस्तों लास्ट में मैं आपको कुछ की लर्निंग्स बताना चाहूँगा। पहली लर्निंग ये है कि भाई सिलेबस बहुत ज़्यादा है, आप लोगों ने देख भी लिया होगा कि भाई बहुत सारे कंपोनेंट हैं, बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, तो आपको कंप्रेहेंसिव कवरेज के लिए अर्ली स्टार्ट करना ही पड़ेगा। नोटिफिकेशन और एग्जाम के बीच में आपको 4 महीने का गैप मिलता है और ये गैप इनफ नहीं है पूरी प्रिपरेशन करने के लिए, तो आपको इसलिए अर्ली स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं किसी और एग्जाम की, तो आपका सिलेबस ओवरलैप होगा, फिर आप थोड़ा टाइम जो है कम भी लगा सकते हैं। बट अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आपको कंप्रेहेंसिवली प्रिपेयर करने के लिए एटलीस्ट 7 से 8 महीने लगेंगे ही लगेंगे। दूसरी बात दोस्तों कि सिलेबस बहुत वास्ट जरूर है लेकिन मैनेजेबल है। इस प्रिपरेशन को आप 3 पिलर में बांट सकते हैं। एक है क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश प्लस करंट अफेयर, एक है GS कंपोनेंट और एक है स्पेशल कंपोनेंट। तो आप अगर तीनों कंपोनेंट्स को पर डे लेके चलते हैं तो आपका सिलेबस मैनेज हो सकता है, क्योंकि आप एक दिन में 3 पिलर्स पे इकट्ठी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो तीसरा पॉइंट ये है कि आपको कुछ सब्जेक्ट्स के बीच में ओवरलैपिंग भी देखने को मिलेगी, जैसे इकोनॉमी में फाइनेंस कमीशन और पॉलिटी में फाइनेंस कमीशन ओवरलैपिंग है। अगर आप बात करें तो IR के कुछ टॉपिक्स पॉलिटी के साथ में जो है ओवरलैपिंग है, जहां पर आप देखेंगे कि वर्कर की पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, अब ये आपका आर्टिकल 43 भी आपका DPSP का भी पार्ट है, तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 51 आपके ओवरलैप करते हैं IR के साथ भी। और उसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो मेन टारगेट एग्जाम है उसके साथ आप पहले अपना ओवरलैपिंग सिलेबस चेक करिए, ताकि आपको पता हो कि भाई मैंने ये पढ़ लिया और ये और पढ़ना है। तो इस तरीके से आप प्लान को बना सकते हैं। एंड दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्लेक्सिबल अप्रोच रखिएगा, क्योंकि प्री डिफाइंड माइंडसेट लेके एग्जाम में मत जाइएगा, क्योंकि UPSC आपको काफी अनप्रेडिक्टेबल देखने को मिलेगा। अगर आप पहले से कोई असम्पशन बना के जा रहे हैं तो आपको UPSC वहां पे निराश कर सकता है। तो इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को जो है अप्रोच कर सकते हैं। हमने इस सिलेबस को कवर करने के लिए आपके लिए 3 कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं। एक कोर्स टेस्ट सीरीज, अगर आपने पूरा सिलेबस अपने एंड पे प्रिपेयर कर लिया है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वास्ट सिलेबस की। अगर आपको लगता है कि मेरे पास ऑलरेडी सिविल सर्विसेज की तैयारी में GS कंपोनेंट का सिलेबस है, पॉलिटी का है, हिस्ट्री का है, साइंस का है, इकोनॉमी का है, लेकिन स्पेशल कंपोनेंट्स IR एंड लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस, इनका मेरे पास सिलेबस नहीं है, तो आप इस कोर्स का पार्ट बन सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं बिगिनर हूं सर, मुझे सभी कंपोनेंट का सिलेबस कवर करना है लेकिन मेरे पास एक सोर्स होना चाहिए, तो ये आपके लिए सॉल्यूशन है। और दोस्तों यहाँ पर इंडिपेंडेंस सेल के उपलक्ष्य में आप इन कोर्सेज में 55% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं यूजिंग द कूपन कोड फ्रीडम, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।